Yeah. Now, guys, in the last class, the topic which we have discussed is like we were discussing extensive and intensive quantity. उससे पहले हम लोगों ने वेरिएबल डिस्कस करे थे, स्टेट वेरिएबल्स, राइट? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन डिस्कस किया था. Yes. एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी किया था, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स क्या क्या होता है, राइट? नाउ लिसन, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्वांटिटी पे हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसी क्वांटिटी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है उसे एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो डिपेंड नहीं करता उसको क्या कहते हैं? Intensive. और एक और चीज बोली थी, अगर दो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज को हम डिवाइड करेंगे तो जो तो क्वांटिटी आएगी intensive दैट इज आएगा. Intensive. इंटेंसिव क्वांटिटी. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, राइट? भैया ये क्वांटिटी एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है. आई गेस where we have stopped here is we were discussing about heat capacity, right? Yes. तो मेरे को पहले बताओ हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? Sir, हाँ, required to increase the temperature by 1 Amount Kelvin, of 1 Celsius for तो 1 एक पूरी बॉडी पे डिपेंड करता है ना वो, yes राइट? sir. अगर बॉडी का वेट 1 किलो है तो लेट से 10 जूल लगा मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. अगर उसी बॉडी का मास 2 किलो हो जाता तो कितना जूल लगता? तो 20 जूल लगते हैं. किलो 20 जूल. बात समझ में आई? तो हीट कैपेसिटी Yes जो sir. है दैट इज योर. Extensive. नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो हमने डेफिनेशन किया था, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज Per द unit टेम्परेचर बाय 1 Kelvin. केल्विन, मतलब पर ग्राम या पर केजी. तो मेरे पास चाहे 1 किलो का मास हो या 2 किलो का मास हो, इसमें से मुझे 1 ग्राम ही उठाना है ना. Yes sir. तो 1 ग्राम के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा दोनों जगह सेम होगा कि अलग अलग होगा? Same होगा. Same. आई गेस बात समझ में आई? Yes sir. यस सर. सिंपल है. Yes. हाँ. चलो आगे चलते हैं. नाउ उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी. क्या है? Molar heat capacity. मोलर हीट कैपेसिटी. इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से, हीट कैपेसिटी पर मोल. ठीक है? तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड per mole of a substance to increase the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. Getting it? तो अगर एनर्जी की बात करूं और टोटल हीट की बात करूं, that will become equal to NCM dt. कोई डाउट? So the amount of heat required per mole of a substance in order to increase its temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. एग्जाम्पल ले लो. एक बात बताओ, क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर. No sir. अगर सपोज करो मैंने 1 किलो वाटर लिया या 2 किलो वाटर लिया, अगर मुझे इसका मोलर एनर्जी कैलकुलेट करना है तो मैं 1 मोल वाटर उठाऊंगा दैट इज 18 ग्राम. इसमें भी 1 मोल वाटर उठाऊंगा दैट इज 18 ग्राम, राइट? तो चाहे 1 किलो लो चाहे 2 किलो लो, तो 18 ग्राम मतलब 1 मोल वाटर को कितना एनर्जी चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़े? तो इसका जो आंसर होता है दैट इज 18 कैलोरी. तो 18 ग्राम को 1 मोल को 18 कैलोरी यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 36 calorie.
वो 18 ही लगेगा ना, क्योंकि 18 ग्राम ही निकला अरे हाँ, पर मोल। तो यहाँ मुझे पे 1 लगा मोल पूरा। निकाला तो 18 ग्राम, 2 किलो है तो क्या हो गया, पर मोल निकालने के लिए 18 ग्राम वाटर ही लूंगा, बिकॉज मोलर मास ऑफ वाटर क्या है 18. 18। तो क्या 18 ग्राम को 18 कैलोरी लग रहा है, इधर इधर 18 ग्राम को कितना लगेगा, 18 कैलोरी। तो क्या ये चेंज कर रहा है क्या मास के साथ, नो सर, तो उसको क्या बोलूं, इंटेंसिव। इंटेंसिव। और ये क्या है, क्यू बाय डी टी, क्यू बाय डी टी इज हीट कैपेसिटी जो एक्सटेंसिव है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो कि एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या हुआ, इंटेंसिव। proud of you, understood. Once. Guys, understood? Yes, sir. आगे चलें। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। एक मिनट, क्या मैंने बोला कि मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है पर मोल, पढ़ेंगे। तो अगर मैंने 1 किलो वाटर लिया तो 1 मोल मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर, अगर 2 किलो वाटर लिया तो भी 1 मोल 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर को 18 कैलोरी लगता है, तो इधर भी 18 ग्राम ऑफ वाटर को 18 कैलोरी लगेगा। मतलब पर मोल क्या मास पे डिपेंड करती है क्या, नो सर। Hello, sir. हाँ बेटा, सर हाँ जी, सर इसमें क्यू क्या होता है? क्या की क्या बोला, क्यू सर हाँ, सर क्यू मतलब Q is the amount of heat, getting it? Q का मतलब होता है हीट। ओके, सर हल्का सा ऊपर कीजिए ना, फॉर्मूला देखना है। हाँ बेटा लो, हल्का सा ऊपर ले लिया। चलो आगे चलें गाइस। यस सर। आगे अब देखते हैं। कहाँ थे हम लोग, हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। अब एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है गाइस, टेल मी मूव अहेड, एंथैल्पी Yes. चेंज, एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी चेंज। या एक बात समझो, अगर 1 मोल कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, तो 2 मोल कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 CO2 बनाएंगे। तो अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो -x किलो जूल निकला, तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना निकलेगा, अगर Sir, 1 मोल बर्न कर रहा है kilojoule. तो अगर 2 मोल बर्न कर रहा है तो कितना निकलेगा, -2x. -2x. तो जो अमाउंट चेंज होगा
तो क्या एनर्जी चेंज सेम है कि अलग अलग है? अलग No, sir. अलग अलग Extensive. अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे? Extensive. extensive एक्सटेंसिव अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? पता है क्या, फॉर अ केमिकल रिएक्शन any quantity which depends on the stoichiometric coefficient will be extensive. मतलब अगर 1 मोल कार्बन को बर्न किया तो X निकला, 2 मोल कार्बन को बर्न करूंगा तो 2x अंडरस्टूड? तो स्टोइकियोमेट्री चेंज करूंगा तो एनर्जी चेंज हो रही है ना? हाँ या नाउ लिसन, वेयर वी एनर्जी चेंज। नाउ एक चीज होती है मोलर एंथैल्पी चेंज, पर मोल एंथैल्पी चेंज, उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी बोला जाता है। सर ये इंटेंसिव रहेगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा मोल्स। एग्जैक्टली। हाँ से इंटेंसिव तो अगर ये मोलर एंथैल्पी चेंज है, इसको बोला जाता है डेल्टा एच नॉट। क्या बोलते हैं? हेलो सर, हाँ बेटा, वो आपने क्या बोला? मेरा लैग हो गया था ये बेटा सेकेंड मैंने वाले बोला के बाद। मोलर एंथैल्पी चेंज को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहते हैं। मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है पर मोल एंथैल्पी चेंज कितना है। गेटिंग इट? तो डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच बाय एन। गेटिंग इट? पर मोल। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या होगा? मतलब 1 मोल कार्बन को बर्न करोगे कहीं भी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उतनी निकलेगी ना। तो डेल्टा एच नॉट विल बिकम डेल्टा एच डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल। तो पर मोल कितना एनर्जी लगता है? तो एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? इंटेंसिव बात समझ में आई? अंडरस्टूड? मोलर हीट कैपेसिटी ये हो गया, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, इंटरनल एनर्जी चेंज। हाँ बेटा, नहीं कुछ नहीं, सॉरी सर, आपने वो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं बोला था ना, तो मैं हाँ अभी बता रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज डिफाइंड बाय डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू सिंबल होता है। यार एक बात बताओ, हाँ, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ओके रति, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर बेटा। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? सुनो यार, एक बात बताओ, लेट्स से 10 ग्राम गैस है, इसका टेम्परेचर 300 से 310 तक लेके गए हम लोग। 20 ग्राम गैस है, इसका टेम्परेचर भी 300 टू 310 लेके गए हम लोग। तो जो एनर्जी ये गैस गेन कर रही है और एनर्जी ये गैस गेन कर रही है, दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग है सर। गेटिंग अ पॉइंट? यस both the energies will be different, correct? नो एक बात बताओ, 10 ग्राम का जो एनर्जी रहेगा और 20 ग्राम का जो एनर्जी रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है 10 ग्राम में, देखो तुम्हें पता है ना काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो 300 यस तो 10 किया तो पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी चेंज आएगा, करेक्ट गाइस? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पर मॉलिक्यूल 3/2 kT। यस
काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना Sir? होता है? 3/2 RT। सर हाँ बेटा, सर आप इंटरनल एनर्जी चेंज का डेफिनेशन एक और बार बता रहा हूँ। पर मॉलिक्यूल पर मोल, और फॉर एन मोल्स कितना होता है? 3/2 nRT। ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब होता है, सपोज करो मैंने ना तुमको 100 जूल एनर्जी दिया। कितना जूल एनर्जी दिया? कितना जूल एनर्जी दिया? 100 जूल। वेरी गुड। 100 जूल्स में से ना तुमने ना 40 जूल्स का काम किया, 40 जूल्स ऑफ वर्क यू हैव डन। तो कितना एनर्जी बचा तुम्हारे पास? 60 जूल। 60. 60 जूल will become your internal energy. Getting it? Yes. Getting Okay. it? So the energy stored in the system will become equal to what? Internal energy. Getting it? अब एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी 3/2 kT होता है, तो इसमें 10 ग्राम में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन किया कितना? 3/2 kT। 20 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 10 ग्राम से डबल होंगे। Yes, sir. तो डबल मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन किया 3/2 kT। तो इसका जो एनर्जी गेन है और जो इसका एनर्जी गेन है एग्जैक्टली सेम है कि डबल है? Double है। डबल है। तो पता है क्या, किधर है यहाँ सर पे डबल? इंक्रीज अरे। डेल्टा यू हो गया, यहाँ पे इंक्रीज एनर्जी 2 times डेल्टा यू हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? Okay. तो इसको Yes, sir. एक्सटेंसिव बोलो कि इंटेंसिव बोलो? Extensive. बात समझ में आई? Yes. ये समझना है कि ये क्यों लिखा कि पर मॉलिक्यूल का पता लग जाएगा 3/2 kT। तो हमें पता है टेम्परेचर जब इक्वल चेंज करते तो काइनेटिक एनर्जी गेन सेम ही रहेगा। यहाँ पे 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी गेन 3/2 kT हो रहा है, यहाँ पे 20 ग्राम मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब अमाउंट चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है, तो वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगा। एग्रीड? तो खुद सोचो ना, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें गैस है, उस पूरे गैस का कुछ एनर्जी है जो उसमें स्टोर्ड है। तो अगर तुम आधा गैस उस कंटेनर को आधे में डिवाइड करो तो जो नया इंटरनल एनर्जी बचेगा वो क्या इनिशियल इंटरनल एनर्जी जितना होगा कि या उसका आधा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? Extensive. और मोलर इंटरनल एनर्जी? Intensive. वेरी गुड। इंटेंसिव। एग्रीड? और इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव। डन गाइस? ओके। सर हाँ बेटा। एक बार इंटरनल एनर्जी वाला फिर से बताओ ना। बेटा एक बात बता, जिस कमरे में तुम बैठे हो, ठीक है, उसमें गैस जो एयर है वो मूव कर रही है, करेक्ट? उस पूरी एयर के अंदर कुछ स्टोर्ड एनर्जी है। एग्रीड? हाँ अगर मैं उस कमरे को 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो क्या स्टोर्ड एनर्जी उतनी रहेगी उस एक 1/4 वाले पार्ट की, कि डिफरेंट हो जाएगी इनिशियल एनर्जी से? 1/4 हो जाएगी। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है कि सेम रह रही है डिवाइड करने के बाद? ठीक है। ठीक है ना? उसके बाद कौन सा पॉइंट है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को ना गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा जी। इट इज द अमाउंट of energy which is available in a system in order to do work.
गेटिंग इट? नो सर। अब मेरी बात समझना इस चीज को। जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है? उस गैस के पास कुछ एनर्जी है जिससे वो काम कर रही है, अंडरस्टैंड? यस। अगर वो गैस को मैं 1/2 में डिवाइड करूं तो क्या वो वाली एनर्जी जो काम करने के लिए यूज हो रही है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी कि उसकी आधी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी। तो वो गैस की एनर्जी क्या हो गया? एक्सटेंसिव। सर आपने कहा गैस एनर्जी। एक मिनट, हाँ सर मैं पूछ रहा था कि आपने कहा कि गैस एनर्जी उसके लिए काम करने के लिए, बट मतलब जैसे क्या काम करने के लिए, नहीं समझ में आया। बेटा देखो, काम क्या होता है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस, है ना? हाँ सर। तो जो बलून एनर्जी में मेरे हवा। पास अवेलेबल है जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज को धक्का दे रहा हूँ, किसी भी चीज को मूव कर रहा हूँ, है ना? तो उस हाँ सर। एनर्जी जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ उसको गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गेटिंग इट? जब मैं काम हाँ करूँगा, सर समझा, मतलब हाँ समझा सर। हाँ, तो सर अगर वो बट फिर इंटरनल एनर्जी नहीं बोलेंगे इसको? नहीं, पूरी इंटरनल एनर्जी काम करने के लिए यूज नहीं होती है। कुछ इंटरनल एनर्जी उसकी वाइब्रेशंस के लिए बच जाती है, राइट? हाँ। अदरवाइज पूरा यूज्ड अप सिस्टम एनर्जी स्टैटिक रहेगी हो ना? जाएगा। यार एक बात बताओ, टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट तो करता ही ना, चाहे वो सॉलिड क्यों ना हो। हाँ। उस वाइब्रेशन की वजह से इंटरनल एनर्जी सॉलिड की भी है ना? सर हाँ बेटा। सर वो एक्सटेंसिव एनर्जी जो आप एक और बार बताएंगे प्लीज? एक मिनट, कौन सा वाला? सर गिब्स तो फ्री एनर्जी हाँ, चेंज एक्सटेंसिव क्यों? मैंने बोला कि द एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू वर्क, जो काम करने के लिए यूज होती है, उसे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। अगर मेरे पास 5 मोल ऑफ गैस है एट 300 केल्विन पे, और मेरे पास 2 मोल्स ऑफ गैस है एट 300 केल्विन पे, क्या दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा ये काम करने के लिए? नो सर। बात समझ में आई? जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो उसमें एयर है, उस एयर में कुछ एनर्जी है काम करने के लिए। अगर तुम उस एयर को डिवाइड कर दोगे 2 पार्ट में, तो जो एक पार्ट तुम्हारे पास नया आएगा, क्या उसका एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। हाँ, तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डिवाइड करने पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है सर। अंडरस्टैंड? नाउ अगर मैं समझे। पर मोल बोलूं तो सर मतलब गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा इंटरनल से कम ही रहेगा। या ओके, समझा। डिपेंड करता है बेटा आदित्य। क्वेश्चन में कैसे दिया? अगर सपोज करो मेरे पास 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, 80 जूल्स मैंने काम करने के लिए लगा दिया, 20 बच गया, तो उसमें क्या मैं इंटरनल एनर्जी को क्या गेस्ट एनर्जी के साथ इक्वेट करके बोलूंगा कि गेस्ट एनर्जी ज्यादा थी इंटरनल से? सर उनमें ऐसे कुछ रिलेशन है ना, सच मतलब दोनों अलग चीजें, उसमें ऐसे कुछ दोनों टर्म्स ही अलग है। ओके। बाद में आएगा जो भी आएगा, हम ना इस पूरे चैप्टर के अंदर सारा रिलेशन करेंगे, गेटिंग इट? इन डेप्थ करेंगे। मैं तो इन सारे टॉपिक को इन डेप्थ लेने वाला हूँ, ओके। ठीक है? अभी जस्ट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? इन डेप्थ काम करेंगे आगे जाके इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? एक होता है एंट्रोपी। क्या होता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी सर। एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। chaos और randomness और डिसऑर्डरनेस। एक बात बताओ, जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो, ठीक है, उसमें क्या हुआ? एक बच्चा आया और इधर उधर मूव कर रहा है,
तो रैंडमनेस बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा। बढ़ा। अगर दो बच्चे आगे मूव कर रहे हैं तो? और बड़ा। दो बच्चे आगे मूव कर रहे हैं तो? और भी बड़ा। 10-15 इधर उधर कूद रहे हैं तो? कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो ज्यादा ही बढ़ गया, मतलब सर तो एक्सटेंसिव हो गया। रैंडमनेस अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली। तो क्या बोलूं मैं इसको? एक्सटेंसिव। अंडरस्टूड। और अगर स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज बोला जाए तो? सर इंटेंसिव। पर मोल की बात हो रही है, राइट? दैट इज मोलर एंट्रोपी चेंज। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डरनेस। मतलब अबे कोई भी चीज जब रैंडमली मूव कर रही है तो उसको रेगुलर मूवमेंट कहेगा कि डिसऑर्डर्ड मूवमेंट कहेगा? अच्छा वैसे हाँ ठीक। हाँ वैसे। सर हाँ बेटा। एंट्रोपी चेंज में इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, chaos और डिसऑर्डरनेस। ओके सर, थैंक यू। हाँ तीनों चीजें सेम ही है। गेटिंग इट गाइस? आगे चलें। यस सर। ओके, इसके बाद क्या था? 1 सेकेंड। ये हो गया, ये हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया था, ईएमएफ हो गया था, राइट? हम लोगों ने कर दिया था। सर ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? मैं भूल गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बताता हूँ सर दोबारा। इलेक्ट्रोमोटिव। हाँ ओके सर। रुक जा, दोबारा कर लेते हैं। ईएमएफ सर मोलार एनर्जी इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव? मोलर एनर्जी तुम्हारा इंटेंसिव होगा, बिकॉज मोलर की बात हो रही, मतलब पर मोल, राइट? यस थैंक यू। हाँ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेटा एक बात बताऊं, वो बैटरी देखी ना तुमने? आई गेस तुमसे डिस्कस किया था ये चीज, राइट? हाँ यस सर। सर। ये ट्रिपल ए बैटरी है, डबल ए बैटरी है। इसके बीच में जो पोटेंशियल रहता है वो 1.5 वोल्ट रहता है। इसके बीच में जो पोटेंशियल रहता है वही 1.5 वोल्ट रहता है। इस पोटेंशियल को ईएमएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईएमएफ। ठीक है, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल को ईएमएफ बोला जाता है। नाउ अंडरस्टैंड, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ा बैटरी है, चाहे वो छोटा बैटरी है, पोटेंशियल क्या है अगर रिएजेंट सेम है तो? सर सेम ही रहेगा। सेम ही है ना, तो उसको इंटेंसिव बोला जाएगा या एक्सटेंसिव? सर इंटेंसिव रहेगा। दूसरी चीज सुन लो, डेल्टा जी जो होता है ना, गिव्स यू एनर्जी चेंज, वो होता है -NF-E, इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम। दिस इज द कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट बोलता है। तो अगर सपोज करो पूरी रिएक्शन में 5 मोल, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फैराडेज कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बाय -NF। एक बात बताओ, डेल्टा जी एक्सटेंसिव, नंबर ऑफ मोल्स इंटेंसिव होता है कि एक्सटेंसिव होता है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव सर। एक्सटेंसिव क्या होगा? इंटेंसिव। अंडरस्टूड? हाँ सर। सर डेल्टा जी इधर क्या है? हाँ, डेल्टा जी गिव्स यू एनर्जी चेंज। अच्छा। सर वो एंट्रोपी चेंज वाला दिखाओ ना एक मिनट। ऊपर है ना एंट्रोपी चेंज का। हो गया सर। डन। हाँ सर। ओके, नाउ चले आगे। सर एक मिनट। सर और ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इंटेंसिव होगा ना बेटा, बिकॉज पर मोल की बात हो रही है। एक्सटेंसिव सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। हाँ, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है। ओके सर।
हो गया? यस सर। आगे चलें? यस। यस वे हो भी? एक मिनट सर, पिछला वाला पेज दिखाओ। हाँ सर, हो गया, थैंक्स। ओके, कहाँ थे हम लोग? या सर क्वेश्चन में दिए हुए सारे हो गए, लास्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो हमने कर लिया था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा लॉस है? जीरोथ लॉ। अरे एक बात बताओ, एक बॉडी है, लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक दूसरी बॉडी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस बॉडी को ए बोल देते हैं, उसको बी बोल देते हैं, क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद। पहले तो सर ए जो है वो कूल डाउन कर देगा और बी जो है वो हीट अप हो जाएगा। हीट फ्लो होगा फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, राइट? यस सर, सर हीट ट्रांसफर होगा। हाँ, हीट जब फ्लो हो रहा है तो ये एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, राइट? हाँ यस सर। हाँ सर। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सर इक्विलिब्रियम है। दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, जिसको मान लेते हैं टी एंड टी। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बी टू ए बिकम्स इक्वल। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आई? इससे बोला जाता है स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। जब टेम्परेचर सेम होता है तो यहाँ से यहाँ जाने वाला हीट और यहाँ से यहाँ जाने वाला हीट इक्वल हो जाता है, गेटिंग? तो नेट चेंज क्या रहेगा? 0। 0। पता है क्या जीरो लॉ कहता है? अगर A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद B और B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, तो A एंड C विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब तीनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। सर सेम है। समझ में आई बात? तो ये कहता है A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with B and B is in thermal equilibrium with C, then A and C will be in thermal equilibrium with each other. Getting it? सर हाँ, सर आपने मोलर एंट्रोपी चेंज के बाद डायरेक्टली ये किया, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए। ये मैं बताया था बेटा। हाँ उसके बाद। हाँ, उसके बाद डायरेक्टली ये किया। अच्छा ठीक है। सर थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब रेट ना? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर। अगर ए एंड बी का टेम्परेचर सेम है, फ्लो ऑफ हीट और हीट यहाँ पे इक्वल हो रहा है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो बी से सी जो हीट जा रहा है और सी से बी में जो हीट जा रहा है वो भी इक्वल है, तो ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। करेंगे?
सर लेकिन मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे और टेम्परेचर सेम होगा, एक ही बात होगी कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग नहीं होगी, सेम बात है। ओके सर। सर थर्मल इक्विलिब्रियम का एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हो क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन टू बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर सच दैट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम विद इन द टू बॉडी बिकम्स सेम, from the rate of flow of heat from one body to other and from other body to the same will become equal। तो कोई चेंज मिलेगा क्या तुमको? नो सर। हाँ, ये सीन है। गेटिंग इट? आगे चलें? यस सर। अच्छा, 1 second। नाउ प्रोसेस। कोई भी सिस्टम क्या करता है, एक प्रोसेस करता है, राइट? मतलब या तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस कुछ भी चेंज। एक्टिविटी हो रही है, हाँ, वो मेथड चीज सिस्टम में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं शायद। चेंज in the system। Example, gaseous process, expansion and contraction, contraction of gases, और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को भी प्रोसेस बोलोगे ना, बिकॉज उसमें भी विजिबल चेंज आएगा सिस्टम के अंदर, है ना? हाँ सर। तो चलो, अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस के अंदर दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहले सुन लो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। गेटिंग इट? अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस और एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? ठीक है। और एक और क्लासिफिकेशन है प्रोसेस का, कौन सा? आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। एक एक करके हम इन प्रोसेस के बारे में समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ऊपर जाइए ना। सर लास्ट क्या लिखा है आपने? आइसोकोरिक। चोरिक नहीं है, कोरिक है। सर सेकेंड वाला, ए वाला। हाँ जी, सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन। सेकंड वाला थोड़ा क्लासिफिकेशन सा नीचे। आइसोथर्मल से पहले। आइसोथर्मल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक।
सर ये पहला वर्ड क्या है, आइसोबारिक? हाँ, आइसो का मतलब है क्या नाम है, कांस्टेंट। बारिक मतलब प्रेशर, मतलब जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल मतलब जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक मतलब जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। लास्ट वन क्या है? हाँ, लास्ट वन क्लोरिक है। आइसोकोरिक, कोरिक, CHORIC, कोरिक। अच्छा, हो गया। हो गया सर। चलें आगे। यस सर। चलो ग्रेट। नाउ लिसन, प्रोसेसेस में पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं। Reversible process is a process which will occur in infinite number of steps and in each step the change in the step in the system is negligible, and during the entire process system will always remains in equilibrium with surroundings. Getting it? Getting it? इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? यस। A process in which there exists a large change and during the process the system and surrounding will not remain in equilibrium with each other. पता है क्या गाइस? सर प्लीज स्क्रॉल अप। अरे यार तुम पूरी बात तो सुनो। जब मैं तुम्हारी एज का था ना, है ना, जब मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी थी रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबल प्रोसेस की, सीरियसली बताओ मुझे बाउंस मारा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या बकवास है।
गेटिंग अ पॉइंट? अब तक सब समझ में आया कि इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, ये क्या है, वो क्या है, प्रोसेस क्या होता है। बट जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात आई, सीरियसली आई गिव अप कि भाई साहब क्या है, क्या बदतमीजी है। और एनसीईआरटी में डेफिनेशन ऐसे ही लिखा हुआ है। गेटिंग अ हमारा भी सेम केस है। अरे सुनो तो, अभी शुरू का किया एक्सप्लेन करना। एनसीईआरटी में इतना बोलने के बाद एक डायग्राम बनाते हैं, देन खत्म करते हैं। गेटिंग? हम वो नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कहना क्या चाहता है। अंडरस्टूड? यस तो इतना लिख लिया, नीचे चलें? हाँ। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए। रिवर्सिबल का थोड़ी सी बकवास और पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद करेंगे आगे, है ना? सर ये जो सेकंड पार्ट आपने लिखा है, प्रोसेस इन विच देयर एग्जिस्ट अ लार्ज चेंज, ये वाला रिवर्सिबल में ही है बेटा, इरिवर्सिबल है ना सर ये? हाँ सर। is known as irreversible process. सर इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है? नहीं रे, एक या दो स्टेप में खत्म होता है, ठीक है? तो ड्यूरिंग अ स्टेप, ड्यूरिंग अ सिंगल स्टेप, लार्ज चेंज अकर, है ना? अभी ठीक है? यस। हाँ, बता देना जब शुरू करना हो, है ना? इरिवर्सिबल प्रोसेस को ना बाद में जब अच्छी तरह करेंगे ना चीजों को, तब बताता हूँ क्या क्या बोला जाता है। इतना लिख लो पहले, एनसीईआरटी वर्जन खत्म कर लो, है ना? हो गया सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। सुनो, ग्राफ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अज्यूम करो कि ये गैस है। इसके ग्राफ्स भी होते हैं? क्या? चेंज प्रोसेसेस के ग्राफ्स भी है? अरे यार, एक ग्राफ ले लेते ना, क्या दिक्कत है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, कोई दिक्कत? लेट्स से टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयज लॉ फॉलो करेगा गैस। हाँ। ए से बी पॉइंट तक गया एक पर्टिकुलर गैस, ठीक है? अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो दिस प्रोसेस इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस इन अ सिंगल स्टेप। ये प्रोसेस बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। गेटिंग इट? क्यों? अरे रिवर्सिबल है ना, हर एक स्टेप में छोटा कम चेंज आएगा, राइट? हाँ। और हर एक स्टेप में जो चेंज आया वो कितना आया? नेग्लिजिबल। तो हाँ, और चक्कर क्या है, अगर कोई भी गैस यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ वापस लेके आ सकता हूँ सेम स्टेट ऑफ सिस्टम के अंदर। सिस्टम कैन बी बॉट बैक इनटू द सेम स्टेट। इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। गेटिंग इट? तो सिस्टम में मेरा वापस से उसी स्टेट में आ सकता है। तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके गया, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ, सेम स्टेट में आएगा। गेटिंग इट? इस पूरे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। सॉरी गाइस, मैं तुम्हारे ऊपर ना वो डाल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, एनसीईआरटी वर्जन डाल रहा हूँ, ठीक है? अभी हम समझेंगे क्या हो रहा है, बट ये एनसीईआरटी कहता है कि बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है। हर एक स्टेप में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, और हर एक स्टेप कैन बी रिवर्स, ठीक है? तो आई जस्ट राइट डाउन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन infinite number of steps in which the change in each step is
infinitesimally small, and this process can be reversed into the initial state. मतलब अगर यहां से यहां लेके आया, यहां से यहां भी आराम से लेके जा सकते हैं। गेटिंग इट? डेफिनेशन समझ में आई? अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आई गाइस? डेफिनेशन समझ में आई? यस Yes. अब ना क्या कहते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ना वी कैन नॉट ब्रिंग और रिवर्स द चेंज। इन irreversible process the change cannot be reversed. Getting it? The change cannot be reversed. Now I guess इतना समझ में आया, मतलब इतना डेफिनेशन समझ में आया, सिर्फ डेफिनेशन। हाँ, लॉजिकल एस्पेक्ट नहीं। अब फैन से सुनो लॉजिकली क्या होता है। ओके, मैंने एक पिस्टन लिया। इस पिस्टन पे ना एक बाउल ऑफ सैंड रख दिया। This is the bowl of sand. Inside that I have a gas. And initially, obviously बात है, shall I say that अगर ये पिस्टन रेस्ट पर है तो अंदर जो गैस है इसका कुछ प्रेशर होगा। ये जो प्रेशर लग रहा है PATM, इसके फोर्स की वजह से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज mg/a, ये नीचे फोर्स लगा रहा है ना। तो shall I say that pressure of gas initially will be equal to PATM plus mg/a? Yes sir. मानते हो इतना? अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, ये पूरी चीज सराउंडिंग है, गैस बाउल, ये सैंड बाउल ले लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, और ये पूरी चीज सराउंडिंग, और ये गैस क्या सिस्टम, ठीक है, ये पर्टिकुलर गैस सिस्टम है। मैंने क्या किया, थोड़ी देर में ना मैंने यहाँ से एक सैंड का ग्रेन उठाया और नीचे फेंक दिया, क्या होगा? एक दाना रेत का उठा के नीचे डाल दिया, पूरा बाउल भरा हुआ था, एक ही दाना निकाला, क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? कितना जाएगा? नेग्लिजिबल। बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यस। जब हल्का सा ऊपर आ रहा है तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है? है सर। हाँ, दोबारा से एक और डाल दिया नीचे, फिर कुछ नहीं होगा। दोबारा से डाल दिया, तो धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, और हर एक स्टेप में ये वाला प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल है। हाँ सर। हाँ। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और करते करते तुम कंटाल के, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने पूरा बाउल ही नीचे फेंक दिया, तो क्या होगा इसको?
इरिवर्सिबल। बहुत बड़ा चेंज होगा। सडनली ऊपर जाएगा, सडनली ऊपर जाएगा, राइट? जब Yes, सडनली ऊपर जा रहा है तो क्या अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर सेम है क्या? नो सर। नहीं, नहीं सेम नहीं है। तो उसको मैं इरिवर्सिबल चेंज कहूंगा कि रिवर्सिबल चेंज कहूंगा? रिवर्सिबल। हाँ, इरिवर्सिबल। जब पूरा बाउल नीचे गिर के फेंक दिया तो लेट से बाहर का प्रेशर 180 है, अंदर का प्रेशर 280 है, तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर चला जाएगा। पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है क्या? नो सर। नहीं, आने की दोनों का कोशिश कर pressure रहा है। same है क्या? क्या सर? जब ये ऊपर जा रहा है, यानी अंदर का प्रेशर 280 में, बाहर का प्रेशर 180 में, इसको तुमने नीचे गिर दिया है ना सडनली, तो जब ये तुम कह रहे हो गैस क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, राइट? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जब ये एक्सपैंड करेगा तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन इसका प्रेशर 1.9, 1.8, 1.7, 1.6 और बाहर का प्रेशर कितना है? 180। तो क्या इक्वल है क्या, इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं, नहीं ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब तुम पूरा सैंड बाउल नीचे गिर दोगे तो? इरिवर्सिबल। और जो चेंज आ रहा है वो लार्ज आ रहा है कि नेग्लिजिबल आ रहा है? लार्ज आ रहा है। अच्छा, जब तुमने सैंड बाउल नीचे गिर दिया तो ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है कि तुम करवा रहे हो हर एक प्रोसेस को? मतलब सर हम sandbox- करवा रहे हैं। नहीं बेटा, जब तुमने सैंड बाउल नीचे गिर दिया उसके बाद जब ये उसके 2 बाद ATM सर का खुद और से ये हो 1 रहा है। अपने आप हो ATM रहा का, है। खुद से हो रहा है। ये जो प्रोसेस हो रहा है तो 2 ATM से 1 ATM के लिए खुद हाथ से ऊपर खींच रहे हो कि अपने आप ऊपर खींच रहा है? सर अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है ना? बात समझ में आई? ये अपने आप हो रहा है। और कब तक होगा? सर जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। और जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो मैं उसको रिवर्सिबल कंडीशन बोलूंगा कि इरिवर्सिबल बोलूंगा फाइनली? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। हाँ, बात समझ में आई? ओके। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, हर एक सैंड ग्रेन जब गिर रहे थे तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में ही था ना, जब ये थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था? हाँ सर। हाँ सर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस। अंडरस्टूड? जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में, ये हमेशा हर एक पॉइंट पे रिवर्सिबल है। गेटिंग अ पॉइंट? जब तक ये करवा रहे हो तब तक हर एक पॉइंट पे छोटा छोटा करके चेंज आ रहा है और उस पूरे प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे। और सडन चेंज को? इरिवर्सिबल। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, दैट इज सर वो लास्ट वाला आपने जब बोला कि फाइनली रिवर्सिबल, वो कैसे होगा मतलब? अरे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले लिख लेते हैं ना, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस खुद हो रहा है कि तुम बार बार करवा रहे हो उसको? हम लोग करवा रहे हैं बार बार। हम लोग करवा रहे हैं, तो मतलब उसको देखो, जो प्रोसेस खुद होता है ना उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो चीज तुम करवाते हो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो इक्विलिब्रियम में हो रहा है ना, वो दोनों साइड में इक्वल चेंज आ रहा है। करेक्ट बेटा? रिवर्सिबल इज लाइक वेरी माइन्यूट नेग्लिजिबल चेंज, जिसको तुम बार बार करवा रहे हो। मैं उसको बोलूंगी वो खुद हो रहा है कि उसको तुम करवा रहे हो, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। अच्छा एक बात बताओ, एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नो एंड्स अप एट इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। हाँ, एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड्स अप एट इक्विलिब्रियम, राइट? यस। यस। ध्यान से सुनना कैसे। तुमने क्या किया, एक बिल्डिंग में से, एक बिल्डिंग के ऊपर से तुमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिर दिया। गेटिंग इट? जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट छोड़ा तो ये अपने आप नीचे गिर रहा है कि तुम बार बार जाके उसको धक्का दे रहे हो? जब नीचे अपने गिरेगा। आप गिर रहा है। जब ये अपने आप नीचे गिर रहा है तो मैं उसको स्पॉन्टेनियस बोलूं कि नॉन स्पॉन्टेनियस बोलूं? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। चलो, जब स्पॉन्टेनियस, ये जो ऑब्जेक्ट जाएगा जब ये नीचे गिर के यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा,
तब क्या होगा, इसका जो mg फोर्स है इसके नॉर्मल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। हाँ तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो shall I say that every irreversible process stops at equilibrium? हाँ जब पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, कि नेचर के अंदर हमेशा ऐसा होता है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना हमेशा इक्विलिब्रियम पे स्टॉप होता है। फॉर एग्जांपल एक माउंटेन में से पानी नीचे गिर रहा है, बेटा जब तक वो पानी नीचे गिर रहा है स्पॉन्टेनियसली गिर रहा है ना, जैसे ही वो पानी रिवर के साथ जाके मिलता है तो शांत हो जाता है। हाँ सर। तो उसके बाद कैन यू सी द मूवमेंट ऑफ वाटर? नो। इट अटेन्स एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? यस सर। सिमिलरली अगर एक गैस लिया, अंदर प्रेशर 2 atm है, बाहर प्रेशर 0.5 atm है, या एक गैस लिया जहां पे अंदर प्रेशर 0.5 atm है और बाहर प्रेशर 2 atm है, क्या होगा यहाँ पे? बाहर जाएगा पिस्टन, ये एक्सपैंड करेगा। कब तक एक्सपैंड करेगा? इक्वल ना हो जाए तब तक। जब तक इक्विलिब्रियम ना होता है। जैसे ही इक्वल होगा तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। जैसे ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं उसको रिवर्सिबल बोलूं कि इरिवर्सिबल बोलूं? रिवर्सिबल। Every irreversible process stops at reversible condition. यस। यहाँ पे भी 2 atm है, यहाँ पे 0.5 atm है, तो ये प्रेशर क्या करेगा इस गैस के साथ? नीचे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा वॉल्यूम कम होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा इसका? 2 atm। तब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा कि नहीं करेगा? फाइनली करेगा सर। हाँ, तो मतलब एवरी irreversible process stops at reversible. Let's say that every damn spontaneous / irreversible process stops at reversible condition. Getting a point? यस सर। Getting it? जब स्टॉप कर दिया तो मतलब नो मोर फर्दर प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बाद में। गेटिंग अ पॉइंट? जब तक वो हो रहा है तो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, बाद में नॉन स्पॉन्टेनियस। गेटिंग इट? हमेशा ऐसा ही होता है किसी भी प्रोसेस के साथ नेचर के अंदर। सो इन रिवर्सिबल प्रोसेस सर हाँ सर वो mg/a में a क्या कह रहे हो? प्रेशर क्रॉस सेक्शन का एरिया। इसके मास की वजह से। ओके सर, थैंक यू। ये तो नीचे धक्का देगा, राइट? पिस्टन का एरिया है ना सर। सर लास्ट पॉइंट दिखाइए ना। अरे सब दिखा रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ। सर तो मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो हमें करवाना पड़ेगा वो चेंज, तो उसके लिए फिर वो रिवर्सिबल हो जाएगा। हाँ, मतलब जब भी इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है और हर बार चेंज नेग्लिजिबल है तो रिवर्सिबल है। अब मेरी बात सुनो। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एंड सराउंडिंग remains in equilibrium and every step the changes तुमने क्या किया, ये एक सैंड ग्रेन नीचे डाला था, तुमने ऊपर डाल दिया वापस से, तो वापस से इनिशियल कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। एक और वापस डाले, वापस से इनिशियल कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब जो रिवर्सिबल प्रोसेस है हर एक पॉइंट पे रिवर्स हो सकता है ना? हाँ सर। वेरी गुड, अंडरस्टूड। यस। समझ में आया? नीचे करूं उसको? यस सर।
सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो तो। हो गया सर। आगे चले। सर 1 मिनट वो ऊपर वाला देखो। हो गया सर। आगे नीचे वाला हो गया। अरे हो गया। सर सर आप ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका मतलब नहीं बेटा समझ। मैं भी कर रहा हूँ, अभी मेरे को एक एग्जांपल और देना है ना। ओके सर। ठीक है, अभी समझो एक और चीज को। ठीक है गाइस, इसको नीचे करूँ स्क्रॉल, हो गया, लिख लिया। यस हाँ सुनो, एग्जांपल लेते हैं, समझना क्या हो रहा है। ठीक है, let's say I am taking isothermal process. कहाँ थे हम? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, हो क्या रहा है, एक कंटेनर लिया, जिसके अंदर लेट्स से 2 मोल नाइट्रोजन गैस है। इसके अंदर भी एक कंटेनर लिया जिसके अंदर 2 मोल नाइट्रोजन गैस है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका प्रेशर लेट्स से 4 atm है। वॉल्यूम V1 से मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको एक्सपैंड करवाया टू अ न्यू वॉल्यूम V2। टू V2 कितना, टू V1। इसको भी वॉल्यूम V1 से एक्सपैंड करवाया टू वॉल्यूम 2V1। ये एक्सपेंशन रिवर्सिबल है और ये एक्सपेंशन इरिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर लेट्स से 300 केल्विन है, यहाँ पे भी टेम्परेचर लेट्स से 300 केल्विन है। तो मतलब देखा जाए नाइट्रोजन को V1 से 2V1 तक ले गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन को V1 से 2V1 तक लेके गया। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, हर एक चीज सेम है, बट यहाँ पे प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है और यहाँ पे प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल। वेरी गुड। क्या बताओ, जब इनिशियल प्रेशर 4 atm है, सब कुछ सेम है, 2 मोल्स है, इनिशियल प्रेशर 4 atm है, फाइनल वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर
फाइनल प्रेशर सर क्या 2 होगा? atm 280 P1 E1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा ना। जब वॉल्यूम डबल हो जाता है तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, तो प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू 2 atm, राइट। इधर भी फाइनल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा होगा, राइट, और ये प्रोसेस सडनली हो रहा होगा, करेक्ट? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर ये फिर से बताओ ना, क्या हो गया? हेलो हेलो सर, नेट गया शायद। हेलो सर।
Hey everyone, I guess we'll wind up the meeting because router issue is there. ठीक है, so we'll continue in the next class. You take break. आवाज आ रही है? Yes. हाँ सर. Yes, sir. Okay, great. Thank you, sir. Bye. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.